बच्चों कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आपको पेपर इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का अच्छा हुआ होगा। जो मैंने दो वीडियो आपको डाली थी, एक वीडियो थी 20 मिनट में 15 से 20 नंबर पाएँ और दूसरी वीडियो थी 1 घंटे में कम से कम 30 नंबर पाएँ। तो दोनों वीडियो के बारे में बताता हूँ। देखिए, हमारा पेपर जो था, जो हमने दोनों वीडियो डाली थी, सारा का सारा पेपर उसमें से आया है। कुछ क्वेश्चंस को छोड़ के एक दो क्वेश्चंस तो हमेशा आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं, लेकिन मैं कह सकता हूँ कि 90% पेपर जो था वो उन्हीं दोनों वीडियोस से था। अगर आपने वो दोनों वीडियो ध्यान से देखी होंगी तो आप 90% पेपर बड़ी आसानी से हल कर सकते थे। तो मैं आपको दिखाता हूँ। पहले फर्स्ट वीडियो का मैं आपको बताता हूँ। पहले वीडियो में मैंने आपको क्या बताया था कि 10 से 15 से 20 नंबर पाएँ। अब देखो, मैंने आपको बताया था 3 न्यूमेरिकल जरूर आने हैं। पहला न्यूमेरिकल मैंने आपको बताया था कि समांतर चतुर्भुज के नियम से आएगा। तो पहले क्वेश्चन का सा पार्ट, ये समांतर चतुर्भुज के नियम से आया। क्या क्वेश्चन है कि 6 न्यूटन और 8 न्यूटन, यानी कि 6 न्यूटन और 8 न्यूटन के दो बल हैं, वो एक दूसरे से 60 डिग्री के कोण पे लग रहे हैं। आपको क्या निकालना है? समांतर चतुर्भुज का नियम करके इसका परिणामी निकालना है और अल्फा निकालना है, परिणामी की दिशा निकालनी है। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे, आर इक्वल टू अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2 pq कॉस थीटा, इस तरीके से आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास जो आर का मान आएगा वो निकल के आएगा। मैंने अभी इसको सॉल्व किया था, ये वैल्यू आएगी 12.16 न्यूटन। तो जिन बच्चों का इतना आंसर आ रहा है, सभी का आ जाएगा। जिसने वो वीडियो ध्यान से देखी होगी उन सब बच्चों का ये क्वेश्चन ठीक होगा। 5 नंबर एकदम फ्री के हैं, बहुत आसान क्वेश्चन है। और दूसरा हमें इसमें क्या निकालना था? रिजल्टेंट की डायरेक्शन निकालनी थी। तो रिजल्टेंट की डायरेक्शन का क्या फार्मूला होता है? tan अल्फा इक्वल टू क्यू साइन थीटा डिवाइड बाई पी प्लस क्यू कॉस थीटा। तो यहाँ पे हम थीटा कितना रखेंगे? जो क्वेश्चन में दे रखा है 30 डिग्री, और पी और क्यू की वैल्यू रखेंगे। तो यहाँ से जो अल्फा की वैल्यू निकल के आएगी वो निकल के आएगी 34.7 डिग्री। तो यहाँ से जो अल्फा निकल के आएगा 34.7 डिग्री। तो जिन बच्चों का आंसर रिजल्टेंट की वैल्यू आई है 12.16 और जिनका अल्फा की वैल्यू आई है 34.72 डिग्री, उनका आंसर ये ठीक है। हालांकि आपने मेथड ठीक फॉलो किया होगा, आंसर ठीक नहीं आया होगा, ये नहीं आया होगा, तब भी आपको इसमें मार्क्स मिलेंगे। दूसरा, ये 5 नंबर हो गया इस वीडियो से, जो मैंने आपको बताया था कि आना ही आना है। दूसरा क्वेश्चन आया है, मैंने कहा था धरन से बहुत क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। धरन से एक क्वेश्चन पूछा गया है। इसमें न्यूमेरिकल नहीं पूछा गया, लेकिन एक डेरिवेशन पूछ लिया गया है। बात वही है, क्वेश्चन और आसान हो गया। क्या पूछ रहा है? एक बिंदु भार से युक्त एक साधारण समर्पित बीम की अभिक्रियाएं ज्ञात कीजिए। क्या बोल रहा है? एक सिंपल धरन है, ये धरन दो टेकों ए और बी पे टिकी हुई है, और मान लेते हैं सेंटर में कोई जो लोड है वो डब्लू लग रहा है, एक बिंदु भार लग रहा है। अगर धरन की लंबाई एल है तो हमें क्या निकालनी है? प्रतिक्रिया निकालनी है। यहाँ पे हमें आर ए का मान निकालना है और यहाँ पे हमें आर बी का मान निकालना है। तो इस क्वेश्चन को किस तरीके से हल कर सकते हैं? ऐसे बहुत सारे न्यूमेरिकल मैंने आपको उस वीडियो में हल करवाए थे, जिसमें मैंने आपको बताया था कि 20 मिनट में 15 से 20 नंबर पाएँ। तो यहाँ पे बच्चों क्या हो जाएगा? आर ए प्लस आर बी इक्वल टू डब्लू हो जाएगा। एक समीकरण ये बन जाएगी। और दूसरी समीकरण कैसे बनाएंगे? समेशन ऑफ मूवमेंट्स एट पॉइंट ए इक्वल टू 0। तो दूसरी समीकरण बनाएंगे, वहाँ से हमारे पास क्या निकल के आएगा? आर वी इंटू एल इक्वल टू, अगर हम मान लें कि ये लोड जो है वो आधी दूरी पर लग रहा है, तो मैं इसको L/2 मान सकता हूँ, इसको भी L/2 मान सकता हूँ। तो नीचे की तरफ, ऊपर की तरफ मूवमेंट कितना है? आर बी इंटू एल। नीचे की तरफ मूवमेंट कितना होगा? W इंटू L/2। तो यहाँ से जो आर बी का मान आएगा वो एल से एल कैंसिल आउट हो जाएगा, आर बी का मान आ जाएगा W/2। जब आर बी का मान W/2 आ गया तो आर ए का मान कितना आ जाएगा? W माइनस आर बी। तो यहाँ से आर ए का मान भी आ जाएगा, W/2, और आर बी का मान भी आ जाएगा W/2। बहुत आसान क्वेश्चन था, आप सबको करना चाहिए था। ऐसे 2-3 न्यूमेरिकल मैंने उस वीडियो में सॉल्व कराए थे। बस वहाँ पे वैल्यूज दे रखी थी, यहाँ पे केवल डेरिवेशन करना था, तो उससे भी आसान क्वेश्चन था। 10 नंबर हो गए। तीसरा क्वेश्चन मैंने आपको बताया था घर्षण से क्वेश्चन आना ही आना है, तो हो गए 15 नंबर। उस वीडियो की 20 मिनट की वीडियो से 15 नंबर आ गए। तीसरा क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा? बोल रहा है कि एक नत समतल है, एक नत समतल का कोण कितना है? 30 डिग्री है, ठीक है। और बोल रहा है यहाँ पे एक 500 न्यूटन का एक पिंड रखा हुआ है। तो पिंड का भार डब्लू नीचे की तरफ काम करेगा,
इधर कौन सा कंपोनेंट होता है, W cos 30, इधर कौन सा कंपोनेंट होगा, W sin 30। और घर्षण बल, पिंड ये नीचे की तरफ सरकेगा या नहीं सरकेगा, क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि जांच कीजिए कि पिंड फिसलेगा या नहीं फिसलेगा। तो इसमें घर्षण गुणांक का मान दे रखा है, म्यू का मान दे रखा है 0.25। अब बच्चों फिसलने की शर्त क्या होती है, नत समतल पर किसी पिंड के फिसलने की शर्त क्या होती है, नत समतल पर पिंड के फिसलने की शर्त होती है, अगर नत समतल का कोण विश्राम कोण से ज़्यादा है तो पिंड नीचे की तरफ अपने आप ही फिसलने लगेगा, किसी बाह्य बल की आवश्यकता नहीं होगी। और बच्चों विश्राम कोण क्या होता है ये भी मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था। विश्राम कोण का जो मान होता है वो घर्षण कोण के बराबर होता है। तो घर्षण कोण कैसे निकालेंगे, तो घर्षण कोण बराबर क्या होता है, म्यू इक्वल टू tan लैम्डा। यहाँ पे लैम्डा क्या है, घर्षण कोण। तो यहाँ से जब लैम्डा की वैल्यू निकालेंगे बच्चों तो वो निकल के आएगी, लैम्डा की वैल्यू यहाँ से निकल के आएगी 14 डिग्री। तो लैम्डा की वैल्यू निकल के आई 14 डिग्री। तो ये क्या है, घर्षण कोण। और विश्राम कोण क्या होता है, विश्राम कोण घर्षण कोण के बराबर ही होता है। तो विश्राम कोण घर्षण कोण के बराबर होता है, तो विश्राम कोण अगर 5 हुआ तो विश्राम कोण भी 14 डिग्री हो गया। लेकिन नत समतल का कोण कितना है, 30 डिग्री। अगर नत समतल का कोण विश्राम कोण से ज़्यादा है तो पिंड अपने आप ही फिसलने लगेगा। बस इस क्वेश्चन में आपको इतना ही करना था, इसके अलावा कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं थी। ये न्यूमेरिकल भी आपको लास्ट क्लास में कराया गया था। और जो 60 मिनट में 30 नंबर वाली क्लास थी उसमें भी मैंने आपको बताया था कि विश्राम कोण की परिभाषा क्या होती है। ये क्वेश्चन विश्राम कोण की परिभाषा से ही हल होना था। आपको घर्षण कोण का मान निकालना था। घर्षण कोण का मान 14 डिग्री आ रहा है और यही विश्राम कोण होगा। अगर नत समतल का कोण विश्राम कोण से ज़्यादा है तो पिंड नत समतल के ऊपर विश्राम नहीं कर पाएगा और वो नीचे की तरफ फिसलने लगेगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा, चूंकि नत समतल का कोण 30 डिग्री, विश्राम कोण 14 डिग्री से ज़्यादा है, अतः पिंड नीचे की तरफ फिसलना प्रारंभ कर देगा। अब ये तो होगा न्यूमेरिकल्स, 20 मिनट में 15 नंबर पाएँ। तो अगर आपने वो वीडियो ध्यान से देखी है तो आपके बड़ी आसानी से 20 मिनट में 15 नंबर आ चुके हैं। अब हम बात करते हैं थ्योरेटिकल क्वेश्चंस की। उस वीडियो में हमने बलों के संचरण के सिद्धांत को नहीं डिस्कस किया था, क्योंकि ये पिछले 8 साल 2018 से 2025 के बीच में नहीं आया था। लेकिन हमने त्रिभुज के नियम को डिस्कस किया था, हम ये वाला क्वेश्चन कर सकते थे और हम ये वाला क्वेश्चन कर सकते थे। तो यहाँ से हम 10 नंबर का पूरा क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते थे। दूसरा क्वेश्चन लामी की प्रमेय मैंने बहुत अच्छे से समझाया था। मैंने ये भी कहा था ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। बीम की परिभाषा और सपोर्ट के आधार पर बीम कितने प्रकार के होते हैं ये भी मैंने आपको डिटेल में बताया था। और तीसरा क्वेश्चन मैंने आपको इसका सॉल्यूशन अभी बता दिया। तो इसके तीनों सेक्शन हमने देखे थे, यानी कि 10 नंबर हम यहाँ से भी बड़ी आसानी से प्राप्त कर सकते थे। तो 20 नंबर हो गए। उसके बाद देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। तीसरे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, विश्राम कोण को समझाइए। 60 मिनट में 30 नंबर पाए वाली क्लास को अगर आप दोबारा देखें तो उसमें मैंने आपको विश्राम कोण को बहुत अच्छे से समझाया है कि सीमांत घर्षण की अवस्था में नत समतल का वह कोण जिस पर कोई पिंड ठीक नीचे की तरफ फिसलने वाला ही होता है, नत समतल के उस कोण को हम क्या कहते हैं, विश्राम कोण कहते हैं। ये मैंने आपको समझाया है, आप एक बार दोबारा से ज़रूर उस क्लास को देख सकते हैं। ये न्यूमेरिकल मैंने आपको करा दिया। और एक खुरदरे क्षैतिज तल पर तल के साथ झुके हुए बल के प्रभाव में स्थित पिंड के संतुलन की विवेचना कीजिए। ये क्वेश्चन मैंने आपको दोनों वीडियो में नहीं कराया था, लेकिन जिन बच्चों ने मेरी क्लास की होगी ये डेरिवेशन मैंने क्लास में ज़रूर कराया है। अगर फिर भी आपने केवल वो वीडियो ही देखी है, मेरी क्लास अटेंड नहीं की है, तब भी आप पहला और दूसरा पार्ट करके आप 10 नंबर का यहाँ से भी मार्क्स प्राप्त कर सकते थे। तो तीनों क्वेश्चन के 10-10 नंबर 30 नंबर हो गए। अगला बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या पूछा है, केंद्रक और भार केंद्रक, केंद्रक एवं भार केंद्रक। तो बेसिकली यहाँ पे सेंट्रॉयड और सेंटर ऑफ ग्रेविटी की बात कर रहा है, इसको परिभाषित कीजिए और इसमें अंतर बताइए। 60 मिनट में 30 नंबर लाने वाली क्लास में मैंने आपको बताया था कि किसी पिंड का गुरुत्व केंद्र वह बिंदु होता है जहाँ पर उस पिंड का समस्त भार कार्य करता हुआ माना जाता है।
और मैंने आपको बताया था केंद्रक किसी क्षेत्रफल का वह बिंदु होता है जहाँ पर उसका संपूर्ण क्षेत्रफल कार्य करता हुआ माना जाता है। केंद्रक को क्षेत्रफल या फिर पटल के लिए परिभाषित करते हैं और गुरुत्व केंद्र को ठोस पिंडों के लिए परिभाषित किया जाता है जिनमें द्रव्यमान होता है। आप 60 मिनट में 30 नंबर लाने वाली क्लास को दोबारा देखिए, इन दोनों परिभाषाओं को मैंने बहुत अच्छे से समझाया है। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है चौथे का, क्वेश्चन नंबर 4 का दूसरा पार्ट है परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, लंबवत अक्ष प्रमेय। मैंने बहुत डिटेल में लास्ट क्लास में बताया था, जो क्लास मैंने 60 मिनट में 30 नंबर लाने वाली थी। मैंने कहा था आपको अगर एक्स वाई जेड 3 एक्सिस हैं, अगर किसी पिंड का जड़त्वागुण एक्स एक्सिस के सापेक्ष आई एक्स है और वाई एक्सिस के सापेक्ष आई वाई है, तो इन दोनों अक्ष के लंबवत कोई तीसरी अक्ष है जेड एक्सिस, उसके सापेक्ष पिंड का जो जड़त्वागुण होगा वो आई जेड होगा। तो ऐसे केस में आई जेड जो होगा वो आई एक्स प्लस आई वाई के दोनों के योग के बराबर होगा। आप उस क्लास को दोबारा से देखिए, मैंने ये आपको डिटेल में बताया था, मैंने बताया भी था कि ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है हमारा चौथे का तीसरा पार्ट, टी अनुभाग का जड़त्वागुण ज्ञात कीजिए। ये मैंने 60 मिनट वाली क्लास में नहीं बताया था, लेकिन इसको मैंने क्लास में कराया था। तो फिर भी अगर आप इस क्वेश्चन को छोड़ देते हैं तो पहला और दूसरा क्वेश्चन करने से 10 नंबर आप यहाँ से भी प्राप्त कर सकते हैं। तो पिछले 4 क्वेश्चन में हम 40 नंबर प्राप्त कर चुके हैं। उसके बाद 5वां क्वेश्चन देखते हैं। 5वें क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, मशीन के नियम को कथन सहित समझाइए। ये क्वेश्चन मैंने आपको बताया था बच्चों, ग्राफ भी बनाया था कि मान लीजिए ये जो है एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, इधर हम प्रयास बल को दर्शाते हैं और इधर हम भार को दर्शाते हैं। अब मान लीजिए कोई आदर्श मशीन है तो उसमें घर्षण शून्य होगा, तो जितना प्रयास बल लगाएंगे उतना उसी हिसाब से भार उठना प्रारंभ कर देगा। तो ऐसे केस में जो हमारी समीकरण आएगी बल के नियम की, वो क्या आएगी, मशीन के नियम की क्या आएगी, बाई बराबर एम एक्स। अगर ये एंगल थीटा है तो स्लोप क्या होता है, एम इक्वल टू टेन थीटा, एम इक्वल टू क्या होता है, टेन थीटा। तो यहाँ से हमें समीकरण आएगी P इक्वल टू एम डब्ल्यू। लेकिन अगर ये आदर्श मशीन ना हो के वास्तविक मशीन है तो कुछ ना कुछ घर्षण के रूप में प्रयास की हानि होगी, तो कुछ ना कुछ प्रयास बल लगाना पड़ेगा, उसके बाद ही भार उठेगा। तो मैंने आपको बताया था इस दूरी को हम बोलते हैं सी। तो हमारे पास जो मशीन का नियम होता है वो क्या होता है, बाई इक्वल टू एम एक्स, एक्स क्या है डब्लू प्लस सी। ये डेरिवेशन मैंने आपको 60 मिनट में 30 नंबर लाने वाली क्लास में कराया है। जिस बच्चे ने पूरी क्लास ध्यान से देखी होगी, इसीलिए मैंने कहा था 2 से 3 बार क्लास को देखें, आप पूरा पेपर अटेम्प्ट करके आएंगे। जिसने किया होगा वो इस क्वेश्चन को कर पाएगा। तो और 5वें में हमने क्या देखा है, व्हील एंड एक्सिल, मैंने इसका डिटेल में क्लास में पढ़ाया था। तो जिस बच्चे उस क्लास में आए होंगे उन्होंने किया होगा। वर्म एंड वर्म व्हील, ये भी मैंने क्लास में पढ़ाया था और इसको भी इम्पोर्टेंट बताया था। तो पहला क्वेश्चन बड़ी आसानी से आप कर सकते थे और दूसरे तीसरे में से कोई एक क्वेश्चन कर सकते थे। तो 10 नंबर यहाँ से आप अब तक 50 नंबर का क्वेश्चन बड़ी आसानी से पेपर जो है वो प्राप्त कर चुके हैं। अब हम देखते हैं छठे क्वेश्चन के बारे में। ये बहुत आसान क्वेश्चन है, इसमें हमें कोई से 5 भाग करने हैं 7 में से, और हमें कितने नंबर मिलेंगे, एक भाग जो है वो 2 नंबर का है, तो हमें यहाँ से 10 नंबर मिलेंगे। अब पहला भाग देखते हैं, बहुभुज का नियम क्या केवल समवर्ती बल प्रणालियों के लिए लागू होता है। समवर्ती बल प्रणालियों का मतलब होता है कॉन्करेंट फोर्सेस, ऐसे फोर्सेस जो एक ही बिंदु पर काट रहे होते हैं। तो क्या इस स्थिति में हम बहुभुज बना सकते हैं? हम बहुभुज कैसे बनाते हैं, एक बल ये है, एक बल ये है, एक बल इस डायरेक्शन में है, एक बल इस डायरेक्शन में है, ये सारे के सारे केवल अलग डायरेक्शन में है, तो ये एक ही बिंदु पे काट ही नहीं सकते हैं। जब ये बल एक ही बिंदु पर काट ही नहीं सकते हैं तो ये कथन गलत हो गया। ठीक है, तो पहले का जो हमारा आंसर होगा वो होगा असत्य। पहले का जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा असत्य, कि ये कथन जो है वो सत्य नहीं है, ये कथन कैसा है, असत्य है। तो पहले का हमारा आंसर हो गया असत्य। दूसरे का क्या है, संतुलन की अवस्था में किसी पिंड पर कार्य सभी बलों एवं आघूर्णों का बीजगणितीय योग शून्य होता है। तो संतुलन की अवस्था में होता क्या है बच्चों, परिणामी का मान शून्य होता है।
परिणामी का क्या होता है, परिणामी आर इक्वल टू होता है अंडर रूट समेशन ऑफ फोर्सेस इन एक्स डायरेक्शन स्क्वायर प्लस समेशन ऑफ फोर्सेस इन वाई डायरेक्शन स्क्वायर प्लस नहीं, इसके अलावा होता है समेशन ऑफ मोमेंट्स इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, ये किसके लिए होता है, समतलीय असंगामी बलों के लिए, और समतलीय संगामी बलों के लिए केवल पहली वाली कंडीशन ही पूरी होती है। तो अगर परिणामी का मान शून्य है, इसका मतलब समेशन ऑफ फोर्सेस इन एक्स डायरेक्शन इक्वल टू भी जीरो होगा, ये मैंने आपको उस क्लास में बताया था, और समेशन ऑफ फोर्सेस इन वाई डायरेक्शन इक्वल टू जीरो भी होगा। अगर ये तीनों चीज़ें जीरो हो जाती हैं तो पिंड संतुलन की अवस्था में होगा, जैसा कि इस क्वेश्चन में बोला गया है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो दूसरा का कथन है हमारा वो सत्य है, पहला कथन हमारा जो है वो असत्य है, दूसरा कथन हमारा सत्य है। तीसरा कथन, विश्राम कोण क्या घर्षण कोण के बराबर होता है, हाँ जरूर, मैंने आपको बताया था विश्राम कोण घर्षण कोण के बराबर होता है। घर्षण बल सदैव पिंड की गति की दिशा में कार्य करता है, नहीं बिल्कुल भी नहीं, बाह्य बल इधर कार्य करेगा, घर्षण बल इधर कार्य करेगा, तो ये हमारा असत्य हो गया। अगला पार्ट क्या है, किसी क्षेत्र का जड़त्वागुण, किसी क्षेत्र का जड़त्वागुण, क्षेत्रफल की बात हो रही है, पिंड के द्रव्यमान पर निर्भर करेगा, नहीं बिल्कुल भी नहीं। अगर हम क्षेत्रफल लेते हैं तो आई बराबर ए आर स्क्वायर होता है, अगर हम द्रव्यमान लेते हैं तो आई बराबर एम आर स्क्वायर होता है। ठीक है, तो ये क्षेत्रफल द्रव्यमान पे निर्भर नहीं करेगा, इसका मतलब ये कथन जो हो गया वो हमारा असत्य हो गया। उसके बाद क्या होगा, एक प्रतिवर्ती मशीन, प्रतिवर्ती माने रिवर्सिबल मशीन, भार उठाने और भार को नीचे उतारने दोनों के लिए उपयोग हो सकती है, हाँ रिवर्सिबल मशीन उसी मशीन को कहते हैं जो भार को ऊपर की तरफ उठा सकती है, अगर प्रयास बल हटा लें तो भार अपने आप नीचे की तरफ आ जाएगा, तो ये कथन हमारा सत्य हो जाएगा। सममित पिंड का केंद्रक उसकी सममित अक्ष पर स्थित होता है, हाँ मैंने आपको एक न्यूमेरिकल सॉल्व कराया था 20 मिनट में, 20 मिनट पाई वाली क्लास में, तो मैंने उसमें आपको बताया था जो भी आकृतियां सममित होती हैं उनका जो गुरुत्व केंद्र होता है केंद्रक, वो सममित अक्ष पर ही होता है। अगर वाई अक्ष के सममित है तो एक्स बार का मान जीरो होगा, अगर एक्स अक्ष के सममित है तो वाई बार का मान जीरो होगा, तो ये कथन भी हमारा सत्य है। तो इस तरीके से यहाँ से भी हम पूरे के पूरे 10 नंबर प्राप्त कर सकते थे, अगर आपने वो वीडियो दो ध्यान से देखी होती, ईमानदारी से, जैसा मैंने कहा था 2 से 3 बार देखना है, तो पक्का गारंटेड जितनी बच्चों ने ऐसा किया होगा वो पूरा का पूरा 60 नंबर का पेपर एकदम सही हल करके आए होंगे, और उनके 50 से ज़्यादा नंबर आएंगे। जिन बच्चों ने उन वीडियो को ध्यान से नहीं देखा, मेरी बात नहीं मानी है, उन्होंने ज़रूर क्वेश्चन पेपर पूरा ठीक से अटैम्प्ट नहीं कर पाए होंगे, हो सकता है उनके नंबर कम आए, लेकिन ये पेपर इतना आसान है, इसमें किसी बच्चे की भी बैक नहीं आनी चाहिए, सारे के सारे बच्चे अच्छे अंकों के साथ पास होने चाहिए। आपको अगले पेपरों की शुभकामनाएं, बधाइयाँ, आप अगले पेपरों की अच्छे से तैयारियाँ कीजिए। जय हिंद, जय भारत।